नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी का राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर चल रहा है। लंबे समय बाद 2004 की हार के बाद से ऐसी बातें हो रही थी। चिंतन शिविर, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होना चाहिए और होते होते अब हुआ है। क्यों हुआ है? अब इसलिए हुआ है कि पानी नाक तक आ गया। गांधी परिवार को लग रहा था कि अगर ये सब शिगुफा न किया तो अगला नंबर उनका है, उनके खिलाफ अभियान शुरू हो जाएगा। तो अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए और कांग्रेस पर अपना कब्जा जमाए रखने के लिए ये चिंतन शिविर हो रहा है। इससे कुछ नहीं निकलने वाला। इसमें जो भी बातें हो रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जो पहले ना हो चुकी हो। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो पहले उठाया ना गया हो। अब आप देखिए, बदलाव की बात हो रही है। बदलाव की बात क्या हो रही है? और कहा जा रहा, सोनिया गांधी ने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि ये अब पार्टी को कुछ देने का समय है। पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया है। तो सवाल ये है कि गांधी परिवार पार्टी को क्या दे रहा है। और पार्टी को सबसे बड़ी जो है, अगर कोई सबसे बड़ा उपहार वो दे सकते हैं, सबसे बड़ी भेंट दे सकते हैं, वो ये है कि वो पार्टी से अलग हो जाए, जो कि होने वाला नहीं है। तो अब इस फॉर्मूले पर विचार हो रहा है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, लेकिन गांधी परिवार एक्सेप्शन होगा। तो आप इसी से समझ जाइए कि नियम कैसे बनाए जा रहे हैं। अच्छा, केवल गांधी परिवार एक्सेप्शन होता तो भी मान लेते। क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा में इतना साहस है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कह दें कि या तो वो चुनाव लड़ेंगे या उनका बेटा चुनाव लड़ेगा? क्या वो इस हालत में हैं कि वो अशोक गहलोत से कर दें कि या तो वो चुनाव लड़ेंगे या उनका बेटा चुनाव लड़ेगा? ऐसे नेताओं की पूरी लंबी कतार है जिनके बारे में पार्टी नेतृत्व ये बोल ही नहीं सकता कि आपका बेटा, बेटी या आपके परिवार का दूसरा सदस्य भी चुनाव नहीं लड़ेगा। तो इसलिए ये मुद्दा सिर्फ आम लोगों के लिए, आम कार्यकर्ता जो है, सिर्फ उसके लिए है। और ये धोखा देने के लिए है कि हमने देखिए कितना सख्त नियम बना दिया, कितना जो है नैतिक एक नियम बना दिया है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति लड़ेगा। ये असर है नरेंद्र मोदी के कैंपेन का। ये जो परिवारवादी राजनीति की बात वो कर रहे हैं लगातार, उसका असर है। वरना कांग्रेस में इस तरह की बात करने वाला कोई नहीं था और बात होती भी नहीं। अगर परिवार को, अपने को बचाना है तो ये नियम लाना पड़ेगा। इसलिए ये नियम लाने की बात हो रही। आएगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं। दूसरी बात, कांग्रेस का नेतृत्व परिवार के पास रहेगा। अब आप देखिए क्या बदलेगा। फैसले वही करेंगे जो पहले भी कर रहे थे। नेतृत्व उन्हीं के पास रहेगा। उनके परिवार से सब लोग चाहें तो चुनाव लड़ सकते हैं और लोग जुड़ सकते हैं। कांग्रेस में बदलेगा क्या? फैसला लेने का तरीका नहीं बदलेगा, राहुल गांधी का रवैया नहीं बदलेगा, प्रियंका वाड्रा का दखल जो है जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो आप छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे आप पंजाब की बात करें, जिस तरह से वो सिद्धू को लेकर आई, वो सब अगर नहीं होने वाला है तो फिर क्या बदल जाएगा? और जो वैचारिक मुद्दे हैं, आप चाहे हिंदुत्व की बात कीजिए, सेकुलरिज्म की बात कीजिए, इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कीजिए, ये सब बातें कांग्रेस आजमा चुकी है और सब में फेल हो चुकी है। एक वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व संपादक हैं, उन्होंने अपने कॉलम में, वीकली कॉलम में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी पुरानी एम्बेसडर कार की तरह हो गई है, जो एक समय पूरे देश में जिसका जो है दबदबा था, लेकिन जब उसका मार्केट शेयर गिरना शुरू हुआ, जैसे ही नई गाड़ियां आई मार्केट में, तो उसका पहले एक्सटीरियर बदला गया, इंटीरियर बदला गया, फिर नया इंजन लाकर जापान से लगाया गया। इन सब के बावजूद वो चल नहीं पाई और उसे बंद करना पड़ा। हालांकि वो कांग्रेस पार्टी को बंद करने या ख़त्म करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर कांग्रेस पार्टी को सरवाइव करना है तो उसे टूटना पड़ेगा। स्प्लिट का, टूट का जो है, विभाजन का पूरा एक लंबा इतिहास है, अतीत है कांग्रेस पार्टी का। पहला विभाजन अगर कहें तो हुआ जब सी राजगोपालाचारी, जो एक समय नेहरू जी के बड़े प्रिय थे, उन्होंने वैचारिक मतभेद के आधार पर पार्टी से अलग हुए, अलग पार्टी बनाई, स्वतंत्र पार्टी। और देश में कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा सांसद लाने वाली पार्टी वही बनी थी लंबे समय तक, 1977 से पहले तक। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी ताकत थी, लेकिन वो उस समय माहौल नहीं था।
और क्यों नहीं हुआ, बाकी स्प्लिट के बारे में भी बताता हूँ। फिर स्प्लिट हुई पार्टी में 1969 में, जब इंदिरा गांधी को निकाला गया पार्टी से, उन्होंने पार्टी तोड़ी और कांग्रेस सिंडिकेट और कांग्रेस इंडिकेट बनी, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बनी। फिर उसके बाद 1978 में, जब 1977 में हार गई इंदिरा गांधी, कांग्रेस पार्टी हार गई और जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद जो है देवराज अरस जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में स्प्लिट हुई। फिर उसके बाद तिवारी कांग्रेस बनी, जो अर्जुन सिंह, नारायण दत्त तिवारी, नटवर सिंह, ये सब लोग निकले। ये सब लोग सोनिया गांधी की मर्ज़ी से इन्होंने पार्टी में स्प्लिट किया था, नरसिम्हा राव पर दबाव बनाने के लिए, उनको मुश्किल में डालने के लिए। तो वो सोनिया गांधी इंजीनियर्ड स्प्लिट थी, तो उसको बहुत दिन चलना नहीं था। जैसे ही नरसिम्हा राव हटे और सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनी, उन लोगों का फिर से उस कांग्रेस तिवारी का मर्जर हो गया कांग्रेस में। अब आप देखिए कि इन सब में अगर आप देखेंगे तो जिन्होंने पार्टी को स्प्लिट किया, पार्टी का विभाजन किया, वो सरवाइव नहीं कर पाए पॉलिटिकली। तो एक एक जो है उदाहरण ये है। लेकिन मेरा मानना है कि इस अतीत के उदाहरण से अगर आप वर्तमान को देखेंगे या भविष्य का आकलन करेंगे तो गलत नतीजे पर पहुंचेंगे। उसकी वजह ये है कि ये जो अतीत में स्प्लिट हुई जितनी, उसमें केंद्रीय धुरी मजबूत थी, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी वो परिवार के पास थी। वो चाहे आप बात करें नेहरू जी के समय की, इंदिरा गांधी के समय की, या सोनिया गांधी के समय की। इसलिए, और सोनिया गांधी के समय की बात कर रहा हूँ तो मैं 98 की बात कर रहा हूँ। आज जो स्थिति है सोनिया गांधी की 98 में जो थी, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। वो दोनों की भी तुलना नहीं हो सकती, पुरानी बातों की तो छोड़ दीजिए। तो जो टूट कर गया वो सरवाइव नहीं किया, लेकिन जो छोड़ कर गया उसके सर्वाइवल के तमाम आपको उदाहरण मिलेंगे। शरद पवार सबसे पहले जो कांग्रेस से निकलकर सरवाइव करने वालों में हैं। महाराष्ट्र में जब वो पार्टी को तोड़कर और विपक्ष के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बने। ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़ कर गई, संघर्ष किया, पार्टी बनाई, आज 11 साल से सत्ता में है। जगन मोहन रेड्डी पार्टी छोड़ कर गए, संघर्ष किया, आज सत्ता में है। उसके अलावा दूसरी पार्टियों में गए लोग, हेमंत बिश्व शर्मा की बात कीजिए आप, तो जो पार्टी छोड़ कर जाते हैं उनका राजनीतिक भविष्य अच्छा होता है। तो इसलिए कह रहा हूँ पार्टी में टूट जरूरी है। अब आप देखिए इस समय जो पार्टी में लोग हैं, उनमें कौन ऐसे लोग हैं जो छोड़कर, जिनके पॉलिटिकली सर्वाइव करने की उम्मीद ज़्यादा है। पहला राज्य दिखाई देता है हरियाणा, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चाहें पार्टी तोड़ सकते हैं और एक रीजनल पार्टी के रूप में पॉलिटिकली सर्वाइव कर सकते हैं। कितने समय तक, कितना लंबा समय होगा वो ये नहीं मालूम, लेकिन सर्वाइव कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वहाँ कांग्रेस जीरो हो जाएगी हरियाणा में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा निकलते हैं। तो इसलिए उनको और उनके बेटे से नहीं कहा जाएगा कि परिवार से कोई एक लड़ेगा। दूसरा, भूपेश बघेल, उन्होंने पिछले 2.5-3 सालों में जो स्टेचर बना लिया है अपना, जिस तरह की लोकप्रियता बना ली है, छत्तीसगढ़ में अगर वो पार्टी से निकलते हैं तो कांग्रेस पार्टी से बड़ा फैक्शन होगा उनका, और वो पॉलिटिकली सर्वाइव करने की क्षमता रखते हैं। राजस्थान में सचिन पायलट अगर पार्टी से निकलते हैं, रीजनल पार्टी बनाते हैं, तो उनके सर्वाइव करने की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि अशोक गहलोत की ये आखिरी पारी है। और कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अलावा कोई ऐसा स्टेट के स्टेचर का नेता नहीं है जो पार्टी को चला सके। और जिस दिन पार्टी सत्ता से बाहर गई, उस दिन अगर सचिन पायलट कांग्रेस से अलग होते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पर कब्जा, लगभग कब्जा उनका होगा। इसी तरह से कर्नाटक में DK शिव कुमार अभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो पार्टी से अलग होते हैं तो वहाँ, हालांकि उनके लिए मुश्किल ये होगी कि देवगौड़ा की पार्टी JDS पहले से है, वो भी वोकालिगा है, देवगौड़ा भी वोकालिगा है, तो वो एक क्लैश होगा। लेकिन देवगौड़ा परिवार लगातार राजनीतिक रूप से उसका क्षरण हो रहा है, वो नीचे जा रहा है। तो एक नया लीडर चाहिए वोकालिगा समुदाय को, जो DK शिव कुमार में वो नया नेतृत्व देख सकता है। उसके बाद महाराष्ट्र में
नाना पटोले जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं और अशोक चौहान, अगर ये दोनों मिलकर जाएं, कांग्रेस वहाँ वैसे भी चौथे नंबर पर है, किस दिन ख़त्म हो जाएगी पता नहीं, अगले चुनाव के बाद सर्वाइव करेगी कि नहीं, लेकिन अगर ये दो निकलकर रीजनल पार्टी बनाएं तो वहाँ महाराष्ट्र की कांग्रेस से बड़ी हैसियत, उनकी राजनीतिक हैसियत होगी। और आखिर में मध्य प्रदेश, अगर कमलनाथ और दिग्विजय मिलकर निकल जाएं तो वो कांग्रेस पार्टी से बड़ी ताकत बन सकते हैं मध्य प्रदेश में। ये सब संभावना की बात कर रहा हूँ। राजनीति में कुछ भी ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता। आप कुछ भी निश्चित तौर पर ये नहीं कह सकते कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। ये कोई मैथमेटिक्स का जो है वो इक्वेशन नहीं है, सवाल नहीं है कि ये फार्मूला है, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो इस तरह से नतीजा आएगा। राजनीति में बहुत से किंतु परंतु होते हैं। संभावनाओं का खेल है राजनीति, लेकिन उसमें मुश्किलें भी बहुत सारी आती हैं। जो अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं वो भी कई जो है इस तरह का मोड़ ले लेती हैं कि जो आप सोच रहे थे, जो आप विजुअलाइज कर रहे थे, वो हो नहीं पाता है। तो ये मैंने सिर्फ संभावना की बात की है। अब एक नई संभावना की बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने इन पोटेंशियल नेताओं की बात की कि जो अपने अपने राज्यों में निकलकर रीजनल पार्टी बना सकते हैं, उन सब को अगर देखिए, वो सब अगर मिलकर एक पार्टी बना लें तो ये मल्टी स्टेट पार्टी बन सकती है। ये जो बात हो रही है, देखिए बीजेपी का विकल्प अगर किसी पार्टी को बनने की कोशिश करना है, बनना नहीं है, क्योंकि बनने में अभी बहुत लंबा समय है और बीजेपी बहुत जल्दी कहीं जाने वाली नहीं है। तो इसलिए जो संभावना की बात कर रहा हूँ उसमें अगर ये कोई भी पार्टी जो चुनौती देगी वो वही होगी जो मल्टी स्टेट पार्टी होगी। रीजनल पार्टीज़ किसी भी हालत में अलग रहें, मिलकर रहें, जैसे भी रहें, वो कभी राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को चुनौती नहीं दे सकती हैं। बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश करने के लिए किसी एक मल्टी स्टेट पार्टी की ज़रूरत होगी। जो विपक्षी एकता अगर हो, जो कि बड़ी मुश्किल बात है, तो उसकी धुरी बने, उसके बिना नहीं होता। आप देख लीजिए इतिहास उठाकर, जब जब विपक्षी एकता को कामयाबी मिली है तब तब कोई न कोई मल्टी स्टेट पार्टी उसकी धुरी बनी है। वो चाहे बीजेपी बनी हो, चाहे जनता दल बना हो, चाहे जनता पार्टी बनी हो, जब तक वो नहीं होता है तब तक जो है वो कामयाबी मिलती नहीं है। तो ये लोग हैं जो मिलकर एक नई पार्टी बना सकते हैं, तभी बदलाव का संदेश जाएगा। गांधी परिवार के रहते हुए कुछ भी कर ले, पार्टी शासन कर ले, सर के बल खड़ी हो जाए, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, कोई बदलाव का संदेश नहीं जाने वाला। जब वही लोग, वही 3 लोग फैसला करेंगे, वही 3 लोगों की चलेगी, वही 3 लोगों को नियुक्त करेंगे, वही हटाएंगे, तो फिर किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है। तो इसलिए बजाय इसके कि उनको निकालने की कोशिश करें, अगर ये नेता खुद निकलें और एक हो सके तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि अलग अलग होंगे तो 2 तरह के मत हैं कि बीजेपी के लिए बड़ा नुकसानदेह हो जाएगा कि कांग्रेस अगर टूटती है तो जहाँ जहाँ कांग्रेस से लड़ाई है बीजेपी की, वहाँ बीजेपी के लिए जीतना बड़ा आसान है। लेकिन जहाँ क्षेत्रीय दल आते हैं थोड़ी लड़ाई मुश्किल हो जाती है। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर क्षेत्रीय दल बन जाते हैं, ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, तो वो बीजेपी के लिए नुकसानदेह होंगे। लेकिन मेरा मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर वो कभी बीजेपी के लिए चुनौती नहीं बनेंगे। चाहे जितने एक स्टेट में एक राजनीतिक दल हो या 10 हों, वो बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कभी चुनौती नहीं बनेंगे। राज्य के स्तर पर ज़रूर हो सकता है कि कहीं नुकसान होगा, कहीं फ़ायदा होगा। बीजेपी के विरोधी वोटों में अगर वो वोट स्प्लिट होता है तो बीजेपी को फ़ायदा होगा, अगर वो वोट संगठित होते हैं तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए कांग्रेस में अगर बदलाव लाना है, जो चाहते हैं कि एक कोई नया विपक्षी दल आए, जो चाहते हैं कि कांग्रेस का विकल्प तैयार हो, वो विकल्प कांग्रेस से ही निकल सकता है। कांग्रेस अब भी मल्टी स्टेट या कहिए नेशनल पार्टी है। मल्टी स्टेट नेशनल ना कहना चाहें तो मल्टी स्टेट पार्टी तो है ही। तो इसलिए जो है कांग्रेस से ही कोई नया राष्ट्रीय विकल्प निकल सकता है जो भविष्य में शायद कभी बीजेपी को चुनौती दे सके। आज की हालत में जो कांग्रेस है वो लगातार क्षरण की ओर जा रही है। तो मामला कुल मिलाकर हलाल और झटके का है।
कांग्रेस इस समय हलाल हो रही है। अगर झटका इस्तेमाल किया जाएगा तो हो सकता है सरवाइव कर जाए, जिस तरह से कांग्रेस से निकलने वाले लोग सरवाइव किए हैं। इंडिविजुअल्स को देखिए, और ये इंडिविजुअल्स अगर मिल जाएं तो एक मल्टी स्टेट पार्टी बना सकते हैं। तो कांग्रेस के चिंतन शिविर से जो भी निकले, अगर ये नहीं होता है, अगर कांग्रेस टूटती नहीं है तो कांग्रेस बचेगी नहीं, और कांग्रेस को बचाना है तो कांग्रेस को तोड़ना पड़ेगा। ये बात जिस दिन कांग्रेस के समर्थकों, कार्यकर्ताओं और दूसरी कतार के नेताओं को समझ में आ जाएगी, उसी दिन कांग्रेस का कायाकल्प हो जाएगा, उससे एक नई पार्टी का जन्म होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, आप सब लोगों का आभार, धन्यवाद। आप लोगों का स्नेह, प्रेम 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स की संख्या पार कर ली है। ये आप लोगों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता था, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि ये प्रेम और सहयोग बना रहेगा आगे भी। नमस्कार।